हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा, इस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है। तीसरा होगा हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फोर्थ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फिफ्थ वन इज सरफेस एरिया। और सिक्स्थ वन होगा एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो टोटल कितने फैक्टर्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं? 6 फैक्टर्स। नोट कर लो, चिपका लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चले। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हवन करेंगे तो घी डालेंगे उसमें। हाँ जी, जितना घी डालेंगे उतनी हीट ज़्यादा पैदा होगी। ठीक है, यानी कि हीट क्या है? प्रोडक्ट है, और घी क्या है? रिएक्टेंट है। यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अगर आप और रिएक्टेंट डालते रहेंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल, हम जिस हाल में है हमें उस हाल में रहने दो। अगर आप चेंज करोगे तो हम फिर वहीं चले जाएंगे जहां पहले थे। और ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो और ज़्यादा रिएक्टेंट डाल तो हम फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जितना रिएक्टेंट डालते जाओगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाओ, प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हवन में अग्नि जो है वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है जब जैसे जैसे आप घी उसमें डालते जा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्लियर हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्लियर हो गया। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? आपने कैरम खेला कभी? कैरम खेलते हैं। कैरम में अगर 1 या 2 गीटी है तो उसके स्ट्राइक होने की आपस में पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर बहुत सारी गीटियां हैं तो स्ट्राइकर किसी के साथ भी स्ट्राइक करके गीटी हिला देगा, यानी कोलिजन बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और रिएक्टेंट के पार्टिकल्स बहुत कम है तो इनमें कोलिजन कम होगा। अगर आपने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स को इंक्रीज कर दिया तो कोलिजन ज़्यादा होगा। और प्रोडक्ट पैदा कैसे होते हैं? जब रिएक्टेंट को एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल कोलाइड करता है, या तो वो टूटते हैं या जुड़ जाते हैं। अगर टूटेंगे तो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जुड़ेंगे तो भी प्रोडक्ट मिलेगा। और रिएक्टेंट का कोलिजन जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट के पार्टिकल्स पे। और रिएक्टेंट के पार्टिकल्स कब बढ़ेंगे? जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर। द नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। नेक्स्ट वन टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर। चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होगा।
रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और कितना इंक्रीज होगा? अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा कब? जब आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करोगे। फिर आपने 10 डिग्री सेल्सियस और राइज किया, रिएक्शन फिर डबल हो गया, और आपने राइज किया और डबल हो गया। मान लीजिए कि 0.001 मोल पर लीटर पर सेकंड था रेट ऑफ रिएक्शन, और आपने तब टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 0.02 मोल पर लीटर पर सेकंड। और अगर आपने टेम्परेचर कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस फिर राइज हो गया, तो वहाँ पे कितना आएगा? 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड। और अगर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया तो यहाँ पे आएगा 0.08 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस रेट से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स जो है उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, कोलिजन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। ये आगे रहन ऐसी क्वेश्चन आएगी जिसमें ये क्लियर होगा कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। क्लियर है? चले आगे। टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट था थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ, थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की नेचर, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। फिजिकल स्टेट मतलब, फिजिकल स्टेट बोले तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? गैस की। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा? गैस का। दो गैस पार्टिकल्स बहुत जल्दी रिएक्शन करेंगे, लिक्विड और गैस भी जल्दी रिएक्शन करेंगे, लिक्विड भी जल्दी रिएक्शन करेगा। बट कभी भी हमने दो सॉलिड्स को आपस में रिएक्शन होते हुए नहीं देखा। सॉलिड की जो रिएक्शन होगी वो सिर्फ सरफेस पे होगी। मान लो आपने कोयले को जलाया तो कोयला सबसे पहले कहाँ पे जलेगा? सरफेस पे। रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ तो सबसे पहले कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा। बट लिक्विड और गैसेस में तो पूरी की पूरी जो जितने भी पार्टिकल्स है वो सबके सब रिएक्शन करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में होगा। क्लियर है? दूसरा फैक्टर जो इस पे डिपेंड करेगा, पहले तो फिजिकल स्टेट है, अब उसके बाद है केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट का मतलब है कि बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रांग है या वीक है। अगर बॉन्ड वीक है, अगर मान लीजिए कि बॉन्ड वीक है तो रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी? रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। अब मान लीजिए कि दो है मेरे पास रिएक्टेंट, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड। एक ने बनाया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरे ने कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों में से एक रिएक्शन फास्ट है तो दूसरी स्लो है। अभी प्रैक्टिकली तो आपको यहाँ पे रिएक्शन देख के ये पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सी वीक है और कौन सी स्लो है और कौन सी फास्ट है। ये वाली रिएक्शन जो पहले वाली है ये फास्ट है और दूसरे वाली जो है वो स्लो है। इसके पीछे का रीज़न अगर देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड जो बीच का बॉन्ड है वो वीक होता है एज कंपेयर टू कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग है। और जो बॉन्ड वीक है वो जल्दी रिएक्शन करेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक है तो रिएक्शन इसकी ज़्यादा फास्ट होगी।
और इसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है वो स्लो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। क्लियर हो गया? आगे चले। आगे एक और फैक्टर इस पे इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट था कि दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होमोजीनियस और दूसरी हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में क्या फ़र्क है? होमोजीनियस में गैस ने गैस के साथ रिएक्शन की और गैस ही मिली, या लिक्विड ने लिक्विड के साथ रिएक्शन की और लिक्विड ही मिला, तो ये होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में क्या है? गैस ने लिक्विड के साथ रिएक्शन की तो कुछ भी, लिक्विड या गैस दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। गैस ने सॉलिड के साथ रिएक्शन मिली तो शायद गैस या सॉलिड मिला, तो यहाँ पे भी सॉलिड या लिक्विड या गैस हुआ। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे गैस और सॉलिड, मान लीजिए कि कार्बन है और ऑक्सीजन ने इसके साथ रिएक्शन की तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। यहाँ पे कार्बन सॉलिड है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। एक रिएक्शन होमोजीनियस है, एक हेट्रोजीनियस है अगर सबकी फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की सबकी फिजिकल स्टेट सेम है। अगर रिएक्टेंट भी सारे गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है, रिएक्टेंट सारे लिक्विड है और प्रोडक्ट भी लिक्विड है, तो वो रिएक्शन कौन सी है? होमोजीनियस। और यहाँ पे कौन सी है? हेट्रोजीनियस, जिसमें सॉलिड ने गैस के साथ रिएक्शन करके कुछ और बनाया होगा। एक चीज़ सॉलिड है तो दूसरी गैस है, या एक लिक्विड है तो दूसरी गैस है। ये रिएक्शंस स्लो होंगी, ये रिएक्शंस फास्ट होंगी। होमोजीनियस रिएक्शंस आर फास्ट एंड हेट्रोजीनियस आर स्लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका हाई होगा? होमोजीनियस का, और इसका लो होगा। क्लियर है? यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया? क्लियर है सब कुछ? चलिए। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इन्वॉल्व हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इन्वॉल्व हो। वाटर रिएक्शन करता है सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो सब चीज़ें मिल गई। वाटर भी है, लिक्विड भी है, सोडियम गैस भी, सोडियम सॉलिड भी है, हाइड्रोजन गैस भी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड भी है, तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो गई। क्लियर है? चले आगे। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट पे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट जितना अनस्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। मान लो कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्टेंट है वो अनस्टेबल है तो वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर जल्दी कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया। ठीक है जी, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लिख लिया? चले आगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा था? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फोर्थ टॉपिक था हमारा, फोर्थ के थर्ड था? फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? पहले कैटलिस्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो केमिकल स्पीशीज़ है जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपने दूध में, मिल्क में आपने कोई खट्टी चीज़ डाल दी, एसिड डाल दिया, नींबू डाल दिया या विनेगर डाल दिया, तो उससे बनेगा क्या? बनेगा चीज़ बनेगा, पनीर बनेगा। अब पनीर जो है वो खट्टा नहीं होता, बट आपने उसमें डाला क्या था? खट्टी चीज़ डाली थी। इसका मतलब है कि वो कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट ने रिएक्शन को फास्ट किया बट उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। फॉर एग्जांपल, आप पैदल जा रहे थे, रास्ते में आपने टैक्सी या कैब कर ली, और टैक्सी या कैब आपको छोड़ेगी वहाँ तक जहाँ तक आपने जाना था, बट वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो आपको छोड़ के आगे निकल जाएगा किसी और पैसेंजर को लेने के लिए, किसी और को लेने के लिए। तो इसका मतलब है कि कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को प्रोडक्ट तक, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचाना। जब प्रोडक्ट मिल गया तो जो कैटलिस्ट है वो वापस आ जाएगा,
ठीक है, वो कंज्यूम नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा उसमें। तो कैटलिस्ट जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट डालते हैं। मान लो कि दूध से आपने पनीर बनाना था, तो दूध के ख़राब होने की वेट करनी थी आपने, तभी दूध फटेगा, पहले तो फटेगा नहीं। बट आपने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो दूध उसी टाइम पे ख़त्म हो गया, मिल्क उसी टाइम पे ख़त्म हो गया। यानी कि कैटलिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, फास्ट कर दिया। तो कैटलिस्ट एक्चुअली करता क्या है, एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक बैरियर होता है जिसको पार करना होता है तभी प्रोडक्ट मिलेगा। अब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। आपने पढ़ा था कि रिएक्शन तब होती है जब अपनी एनर्जी कोई चीज़ कम करने की कोशिश करती है, ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करती है। रिएक्टेंट में एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, प्रोडक्ट में एनर्जी कम है, तो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी कोई भी रिएक्शन। बट इसके रास्ते में एक ये माउंटेन है, एनर्जी बैरियर है। ये जो एनर्जी बैरियर है इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जब तक ये पार नहीं होती तब तक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। पेट्रोल को जलाएंगे तो हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, बट पेट्रोल अपने आप आग नहीं पकड़ता, चाहे जितनी मर्जी देर पड़ा रहे। तब तक आग पकड़ता है जब तक आप उसको उतनी हीट एनर्जी नहीं देते जिससे वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बट आपको उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब कैटलिस्ट क्या करता है कि कैटलिस्ट जो है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है और ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये थी विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट के ये एनर्जी थी, और ये थी विद कैटलिस्ट, यानी इसने बीच का कोई रास्ता निकाल दिया जो आसान था। तो कैटलिस्ट ने रिएक्शन को प्रोसीड कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो गया। कैटलिस्ट के आने से रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्लियर हो गया। कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर कोई डाउट? नो डाउट, चले आगे। नेक्स्ट इज द सरफेस एरिया। फिफ्थ पॉइंट क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा लकड़ी का, वुड का पीस है, ये बहुत बड़ा लकड़ी का पीस है। अब मैंने इसको छोटे 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 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको तोड़ दिया, कुल्हाड़ी से इसके छोटे छोटे पीस कर दिए। अब इसका सरफेस एरिया पहले से ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले ये लकड़ी इतनी सी जगह में थी, बट अब ये फैल के काफ़ी बड़ी हो गई है। और मान लीजिए आपके पास कोई नोटबुक है, तो नोटबुक का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, या एक एक पेज फाड़ के उसको जब आप बिछा दोगे तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? किसका सरफेस एरिया? जब एक एक पेज निकाल दिया और आपने बिछा दिया तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, जबकि नोटबुक का सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होता। इसका मतलब जब आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं, काटते हैं, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अब सरफेस एरिया पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिपेंड करेगा? जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। उसका रीज़न ये है कि एक लकड़ी के पीस को जलाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी टाइम लगेगा इसको जलने में, बट आपने इसके छोटे 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 पीस कर दिए। अब जलाओ, अब ये जल्दी जल जाएगा, जल्दी ख़त्म होगा ये। यानी कि जैसे सरफेस एरिया बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, कोई मान लो शुगर का क्रिस्टल है, मिश्री है आपके पास, बड़े बड़े क्रिस्टल है उसके, या रॉक साल्ट है उसके क्रिस्टल है आपके पास। तो रॉक साल्ट के क्रिस्टल्स को अगर आपने रिएक्शन करवानी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो जल्दी रिएक्शन करेगा, या उसको पहले पाउडर में कन्वर्ट कर दो फिर उसकी रिएक्शन करवाओ? पाउडर वाला जल्दी रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उसको तोड़ा सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल होते हैं, अगर आप उसमें ग्लिसरीन डाल दो
तो वो रिएक्शन नहीं करेगा जितनी मर्जी देर पड़ा रहे। बट जैसे ही आपने उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दो, उसी टाइम पे आग पकड़ लेगा, उसी टाइम उसको आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया। क्लियर है? सरफेस एरिया के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपरों में भी आया है। क्वेश्चन है वाई डू पीसीज ऑफ वुड बर्न फास्टर देन, क्वेश्चन लिख देते हैं बेटा यहाँ पे, वाई डू पीसीज ऑफ वुड बर्न फास्टर देन ए लॉग ऑफ वुड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लकड़ी के पीस को इतनी जल्दी आग नहीं लगती, बट छोटे छोटे जो पीस किए हुए हैं वुड के, उसको जल्दी आग लगेगी। इसका रीज़न, हाँ, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, यानी उसको जल्दी आग लग जाएगी। क्लियर है? क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, एक ही टॉपिक रह गया है बाकी, कौन सा? एक्सपोजर टू रेडिएशन। एक्सपोजर टू रेडिएशन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का भी देखा आपने। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दिन के टाइम पे ही प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, क्योंकि रिएक्शन फास्ट होगी अगर लाइट रिएक्शन, क्लोरीन की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, क्लोरीन जो रिएक्शंस करता है वो सारी लाइट की प्रेजेंस में करता है। आपने कभी देखा होगा कि जो सिरप वगैरह होते हैं, कफ सिरप या कोई मेडिसिन वगैरह होती हैं, उन पे स्पेशली लिखा होता है कि कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। उसका रीज़न ये है कि उसमें रिएक्शन हो जाएगी अगर उस पर लाइट पड़ेगी। और कुछ बॉटल्स का कलर भी डार्क होता है, इवन के क्लोरोफॉर्म जो होती है वो डार्क बॉटल में आती है। अगर उसको लाइट मिल गई तो वो क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ज़्यादातर क्लोरीन के कंपाउंड्स लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करते हैं। एक एग्जांपल है हाइड्रोजन और क्लोरीन की आपस में जब रिएक्शन होगी तो HCl बनेगा। ये बहुत ज़्यादा स्लो होगी अगर लाइट नहीं है, ये लाइट की एब्सेंस में बहुत ज़्यादा स्लो। बट जैसे ही आपने लाइट डाल दी, ये रिएक्शन बेहद फास्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फास्ट। क्योंकि लाइट में चाहे वो इंफ्रारेड रीजन हो, चाहे विजिबल रीजन हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रीजन हो, लाइट जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। और लाइट में फोटॉन्स होते हैं जो उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। सभी रिएक्शंस के लिए नहीं, कुछ रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है? हाइड्रोजन और ब्रोमीन का, हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा कब? जब लाइट पड़ेगी उस पर। तो ऐसी रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। 10th क्लास में एक रिएक्शन थी, AgCl का डिकम्पोजिशन था जिसमें सिल्वर और क्लोरीन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये रिएक्शन जो थी, ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ख़त्म हुआ। इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। और नीचे एक रेड कलर का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा दो, उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैजिक देखना है तो साथ में घंटी का आइकन है, दबा दो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेटा आपको। लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू।